ओके जी। सो इन द लास्ट लेक्चर हम लोग पहुंचे थे इस जगह के ऊपर कि हमने ये देखा कि जूल्स लॉ की जब हमने एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है तो उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने किस तरह से जो है वो पावर जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो हमने कहा कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पावर वी नीड टू कैलकुलेट वर्क, एंड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वर्क वी नीड टू हैव द वैल्यू ऑफ force that is acting on all the charges which are contributing towards the flow of electric current through our conducting medium, or for that we need to have the value of charge, all the charges which are contributing towards the current, और चार्ज जो है वो हम बेसिकली चार्ज डेंसिटी से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कहता है कि अगर हम कोई भी कंडक्टिंग मीडियम ले लें, इधर इट कैन बी ए सेमी कंडक्टर और ए कंडक्टर इटसेल्फ, तो उस केस में हमारे पास जो वैल्यू होती है चार्ज डेंसिटी की, वो हमें दो तरह की जो है वो हमें चाहिए होती है। हमें रो वी ई भी जो है वो चाहिए होगा, हमें रो वी एच जो है जो होल है वो भी हमें चाहिए होगा, क्योंकि हमें पता है कि इन सेमीकंडक्टर्स द करंट फ्लो ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज द कंट्रीब्यूशन ऑफ होल्स। तो रो वी ई जो हमारे पास है वो बेसिकली हमारे पास चार्ज डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, और ये जो है हमारे पास दिस इज़ ऑफ होल्स। ठीक है। तो अब वो अमूमन जो है वो हमें सवाल के अंदर जो है वो हमें दी हुई होती है। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि हमारे जो है वो टोटल चार्जेस इलेक्ट्रॉन के जो है वो क्या है, तो हम कह सकते हैं कि क्यू ई जो हमारे पास होगा वो होगा रो वी ई, और साथ उसके मल्टीप्लाई करेंगे हम जो भी हमारा इस केस में एक हमने एक डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है, एक छोटा वॉल्यूम जो है वो हमने लिया हुआ है, तो जो वॉल्यूम की वैल्यू होगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्यू ई मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम चार्ज ऑन होल्स देखना चाहते हैं तो रो वी एच और डेल्टा वी जो है वो हमें वैल्यू ऑफ चार्जेस दे देगा। अब अगर हम ये देखें कि भाई फोर्सेस जो है, अगला स्टेप हमारा था फोर्स कैलकुलेट करने का, कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड जो है वो हमारे पास क्या होगी। तो फोर्स हमें पता है कि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है वो हमारे पास दो टाइप्स की होगी। इस केस में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर भी फोर्स लग रही होगी, जिसको हम एफ ई से जाहिर कर देते हैं, और वो हमारे पास अगर आपको याद हो तो वो हमारे पास हुआ करती थी एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। ठीक है। तो Q बीइंग द चार्ज, अब Q नेगेटिव हो सकता है फॉर इलेक्ट्रॉन्स और Q पॉजिटिव हो सकता है फॉर होल्स। तो अभी हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं की। तो F जो है वो एफ ई हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे पास होगा क्यू ई इंटू ई, और इसी तरह से एफ एच जो हमारे पास है उसको हम कह सकते हैं वो हमारे पास होगा क्यू एच इंटू ई। ठीक हो गया। तो हमारे पास फोर्सेज आ गई। अब अगर हम ये देखना चाहें कि फोर्सेज इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो वो हम कह सकते हैं कि एफ ई जो है वो हमारे पास होगी रो वी ई, साथ हमारे पास ई और डेल्टा वी। सिमिलरली एफ एच जो है वो हमारे पास क्या होगा, रो वी एच साथ ई इंटू डेल्टा वी। तो हमारे पास एफ ई और एफ एच जो है वो आ गया। अब हमने जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो हमारा है कि हम कैलकुलेट करें द वैल्यू ऑफ वर्क। ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ वर्क जो है वो हमारे पास क्या होगी फॉर दिस पर्टिकुलर केस। तो उसके केस में हम ये देखेंगे कि जो काम है वो बेसिकली हुआ किस तरह से है। तो काम हमारे पास हुआ है इन ऑर्डर टू मूव द चार्ज क्यू ई और क्यू एच फॉर अ डिफरेंशियल डिस्टेंस। तो जो डिफरेंशियल डिस्टेंस है जिस पे उसने मूव करवाया है, जो हमें डी यहाँ पे चाहिए था, वो कहता है कि फ़र्ज़ कर लिया कि जो होल है उसने डेल्टा एच एल एच डिस्टेंस कवर किया है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसने डेल्टा एल ई जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू है, जो वर्क है हमारा, सॉरी वर्क जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, तो जो वर्क है हमारे पास फॉर इलेक्ट्रॉन्स वो हम कह सकते हैं कि एफ ई डॉट डेल्टा एल ई हो गया, क्योंकि उसने ये डिस्टेंस कवर किया है, और जो होल्स ने डिस्टेंस कवर किया है वो एफ एच डॉट डेल्टा एल एच है इसके केस में। ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि अगर हम देखेंगे, हमने कहा था कि पावर जो है हमारे पास इट इज़ बेसिकली वर्क पर यूनिट टाइम। तो हम क्या करते हैं कि डेल्टा पी निकालने के लिए हम कहते हैं कि वो हो गया डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हमारे पास हो गया एफ ई डॉट डेल्टा एल ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस एफ एच डॉट डेल्टा एल एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब अगर आप इस चीज़ को देखो तो ये क्या है, ये है आपके पास लीनियर डिस्टेंस पर यूनिट टाइम।
ठीक है, तो लीनियर डिस्टेंस है या लीनियर डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, और डिस्प्लेसमेंट है पर यूनिट टाइम, और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या होती है, ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये हो गया एफ ई डॉट आपके पास यू ई, विच इज़ द वेलोसिटी विद विच द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और इसी तरह ये आपके पास हो गया एफ एच डॉट यू एच, और यू एच आपके पास क्या है, द वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट ऑफ होल्स। अब अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करो एफ ई की और यू ई की, एफ ई की और एफ एच की, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास हो जाएगा, एफ ई की वैल्यू ये थी, एफ एच की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रो वी ई कैपिटल ई डेल्टा वी डॉट यू ई, इसी तरह से रो वी एच कैपिटल ई डेल्टा वी, और साथ हो गया डॉट प्रोडक्ट इसका यू एच के साथ। यहाँ से अगर आप देखो तो डेल्टा वी जो है वो एक कॉमन चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, तो डेल्टा वी को कॉमन ले लिया, रो वी ई, और इसके साथ लगा कैपिटल ई, और इसके साथ डॉट प्रोडक्ट आया यू ई का, इसी तरह से रो वी एच, साथ लगा कैपिटल एच, और डॉट प्रोडक्ट आया यू एच, और बाहर हमारे पास आ गया डेल्टा वी। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, डेल्टा पी है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल आई डेल्टा पी की। अब अगर आप देखो तो ये जो अंदर सारा सिलसिला है, ये वाला जो सारा सिलसिला है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ जे। अगर आपको याद हो तो जे की वैल्यू आपके पास क्या थी, जे आपके पास था रो वी ई साथ यू ई, और इसी तरह से रो वी एच साथ यू एच। ई जो है वो इसके अंदर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, तो इसको वो चेंज कर रहा है, ये सारा का सारा डॉट प्रोडक्ट हो रहा है इस किसके साथ, ई के साथ। तो हम अंदर वाले हिस्से को इस तरह से रीअरेंज करके लिख सकते हैं कि डेल्टा पी जो है आपके पास, इसको आप किस तरह से मेंशन कर सकते हो, इसको आप मेंशन कर सकते हो ई डॉट, और अंदर आप क्या रख दोगे, रो वी ई, ठीक है, और यू ई प्लस रो वी एच और यू एच। अगर आपको याद हो तो हमने उसके अंदर जो वैल्यू निकाली थी जे की, वो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट थी, क्योंकि उसमें हमने इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी जो है वो भी हमने मेंशन की हुई थी। ठीक है, ये हो गया, और साथ इसके डेल्टा भी एक अलग चीज़ थी। तो इसको हम इस तरह से अब लिख सकते हैं कि ई डॉट जे और साथ डेल्टा वी, दिस इज़ फॉर डेल्टा पी, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। और अब अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें फॉर मोर जेनेरिक पर्पसेस, तो हम पी को इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल लिख सकते हैं फॉर अ डिफरेंशियल वॉल्यूम डी वी। वो कैसे लिख सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ई डॉट जे को फॉर वॉल्यूम, द होल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल हो गया। और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास इस केस में यहाँ पे निकली है, दिस इज़ बेसिकली द जेनेरिक एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पावर, और इसकी जो यूनिट होगा ऑब्वियसली वो वॉट होगा, और इसको हम बोलते हैं कि ये एक्सप्रेशन है किस चीज़ की, जूल्स लॉ की। तो दिस इज़ बेसिकली द वैल्यू ऑफ जूल्स लॉ, जो हमने कैलकुलेट की बाय यूजिंग ऑल दिस फिनोमिना, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो P की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे लिख ली। अभी भी वो कहता है कि एक और चीज़ है जो हम इसमें रिप्लेस कर सकते हैं, वो हमारे पास है, अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास वैल्यू निकली थी P की, P इज इक्वल्स टू वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल E डॉट जे, और दिस वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल, दिस वाज अ वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रल। तो अब अगर हम यहाँ पे J की वैल्यू पुट करें बाय यूजिंग पॉइंट फॉर्म ऑफ ओहम्स लॉ, तो ओहम्स लॉ हमारे पास था कि J जो है वो इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा E के। ठीक है, तो हम इसको फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं, और हम इसको लिख सकते हैं कि P हमारे पास होगा सिग्मा और E का बेसिकली स्क्वायर। यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड क्यों डाला है, क्योंकि अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये बनेगा E डॉट E,
ठीक है। तो ये सिग्मा क्योंकि एक स्केलर है, इसको यहाँ से बाहर निकालो तो ई डॉट ई बेसिकली द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। तो वो उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आगे आपके पास आ गया डी वी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया इन वॉट्स। दिस इज ऑल्सो जूल्स लॉ, जिसकी एक जूल्स लॉ की ही एक फॉर्म है, एक मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसमें आपको सिग्मा ई का स्क्वायर मिल रहा है। तो अब वो कहता है अगर हम इसी जो है वो चीज़ को और सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको थोड़ा सा तोड़ लें, तो वो कहता है कि हम इसको तोड़ते हैं और अगर ये वॉल्यूम है तो हम इसको तोड़ के दो इंटीग्रल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक एरिया के तरह का इंटीग्रल, और दूसरा जो है वो हमारे पास जो इंटीग्रल बनेगा वो लेंथ के लिए बनेगा। तो मतलब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये फॉर सरफेस एरिया डी एस, और इसी तरह से ये फॉर डी एल, ठीक हो गया। तो ये फॉर लेंथ हो गया। अब ये सारा काम उसने किस लिए किया है, वो इसको यहाँ तक जेनेरिक था, ठीक है। ये पर्पस स्पेसिफिक है, ये पर्पस स्पेसिफिक है, और पर्पस क्या है इसका, हम वो जो हमने रजिस्टर वाली एक एग्जांपल की थी, जिसके अंदर हमारे पास एक पीस ऑफ वायर था और हमने कहा था उसका ये एरिया ए है और उसकी जो लेंथ है वो एल है, और उसके केस के अंदर हमने जो है वो वैल्यू निकाली थी फॉर वोल्टेज एंड फॉर करंट, ठीक है। वो आई थिंक ई एक्स एल करके निकली थी, और इसी तरह से यहाँ पे जो है वो अ, उसकी वैल्यू निकली थी करंट की सिग्मा ई एक्स ए करके कुछ इस तरह से करके निकली थी। तो ये बेसिकली इसको उस पर्पस स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर लगाना चाह रहा है। तो इसके केस में वो कहता है, अगर आपको याद हो तो ई जो था वो ई सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में था, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं फॉर एरिया एंड फॉर लेंथ, तो उसके केस में हमारे पास जो लेंथ थी जो एरिया था वो ए निकलता था इंटीग्रल करके, और जो लेंथ निकलती थी वो स्मॉल एल जो है वो स्मॉल लोअर केस एल जो है वो हमारे पास निकलती थी। तो अगर हम इसको वो कहता है इस तरह से देखें, तो आपको याद होगा कि ये वाली जो एक्सप्रेशन थी ये वी की थी, और ये वाली जो एक्सप्रेशन थी वो आई की थी। तो वो कहता है कि हम P को इज इक्वल्स टू वी आई भी लिख सकते हैं। तो उसने ये सारी पर्पस स्पेसिफिक चीज़ें यूज़ की हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस फॉर्म ऑफ जूल्स लॉ, जिसको हम जो हमारे लिए पहले से फेमिलियर थी। तो ये सारा करने का मकसद ये था कि टू मेक थिंग्स अ लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, ताकि आपको पता लगे कि जो वैल्यू ऑफ पी इज इक्वल्स टू वी आई निकली थी वो किस तरह से निकली थी। वो बेसिकली ये वैल्यू और थी आपकी जूल्स लॉ की, और इसको आपने फॉर ए सिंगल वायर जो है जिसकी लेंथ एल हो, जिसका एरिया ए हो, उसके लिए एक पर्पस स्पेसिफिक चीज़ आपने उसके ऊपर अप्लाई की, और वहाँ से आपने देखा कि जो ये वाला पार्ट निकलता है वो वी का निकलता है, और ये वाला पार्ट जो निकलता है वो आई का निकलता है, और तो आपने उसको इन द फॉर्म ऑफ वी आई मैंशन कर लिया। यहाँ पे अगर आप वी इज इक्वल्स टू आई आर वंस अगेन पुट कर दो, तो आपके पास एक और फेमिलियर फॉर्म निकल आती है, जिसको आप आई स्क्वायर आर जो है वो अब बोलते हो। तो ये भी एक फेमिलियर फॉर्म है, जिसको हम अक्सर जो है वो यूज़ करते हुए आए हैं अपने ECA में और डिफरेंट इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर। तो हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो P इज इक्वल्स टू वी आई वाला जो काम था, जो हमने हमेशा से देखा है, वो हमारे पास जो है वो इस केस में प्रूफ हो गया कि वो बराबर कैसे निकलता है, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी, और बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ P फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें आप स्टार्ट में सिर्फ आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ होल्स सिर्फ आपके पास दिया हुआ था। वहाँ से हम चले और P इज इक्वल्स टू वी आई और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर तक का सफ़र जो है बाय यूजिंग ऑल द थिंग्स दैट वी स्टडीड इन दिस लेक्चर, उसको हमने जो है वो प्रूफ किया। तो ये हमारे पास एक ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। अब इसके बाद जो है वो अगर हम मूव करें अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो वो मूव जो टॉपिक है अभी हमने डाइलेक्ट्रिक्स जो है वो नहीं देखे। अभी हमने कंडक्टर देखा। फॉर कंडक्टर्स वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस जो है बेसिकली उसको देखा, उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर वो उन चीज़ों को यूज़ करते हुए अगर एक कंडक्टर था और वो इतना विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ा हुआ था, तो उसके ऊपर जो पावर डिसिपेट हुई है हमारी, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, हमने उन चीज़ों को देखा। तो अब हमारा एक हिस्सा जो है वो कंडक्टर से रिलेटेड, उसको हमने कुछ हद तक कवर
कर लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा काम है वो ये देखना है कि डाइलेक्ट्रिक जो है जब आप उसको प्लेस करते हो इन द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड तो जो उसका बिहेवियर है वो किस तरह का होता है। तो हमने पहले से डिस्कस किया है कि जो फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक वो हमारे पास ये था कि कंडक्टर जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर के अंदर हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो आम हालात में भी रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, और जब हम उसको इन द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल फील्ड रखते हैं तो वो एक ख़ास डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से करंट जो है वो हमारा वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ वो थी जो हमने कंडक्टर के अंदर देखी। और फॉर डाइलेक्ट्रिक हमने कहा था कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो चीज़ चेंज होती है वो ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं और इवन अंदर द विसिनिटी ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड वो मूव नहीं कर सकते, वो वहीं पे ही रहते हैं, वो उसी अपनी टाइट बाउंड कंडीशन के अंदर रहते हैं। तो कोई फ्री मूवमेंट जो है वो हमारे पास इसके अंदर जो है वो नहीं होती। लेकिन क्या मूवमेंट नहीं होती तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो वो कहता है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड अगर हम देखें अपने डाइलेक्ट्रिक्स को तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उन्होंने एक सिमेट्रिकल क्लाउड बनाया होता है अराउंड न्यूक्लियस, और उसका जो सेंटर होता है वो कहता है हमारे पास जो है वो न्यूक्लियस होता है, और बाहर वो कहता है कि हमारे पास अगर हम इसको एक, मैं इतना सिमेट्रिकल बना नहीं सकता लेकिन एक सर्कल की फॉर्म में हमारे पास वो कहता है ऐसे जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक क्लाउड की फॉर्म में उसके इर्द गिर्द जो है वो एक सिमेट्रिकल एक सर्कुलर शेप के अंदर जो है वो पड़े हुए होते हैं। यहाँ पे ये आपके पास ऑब्वियसली न्यूक्लियस है और ये आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो टोटल है वो आपके पास एक एटम है। ठीक हो गया। तो वो कहता है आम हालात में इन द एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से ये चीज़ जो है वो पड़ी हुई होती है। होता क्या है वो अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कैसे करता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो जो है वो क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो वो इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और एज ए रिज़ल्ट अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस न्यूक्लियस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लग रही है, और वो इस तरह से रेडियली आउटवर्ड इन एवरी डायरेक्शन है, और उसने जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो बेसिकली काबू किया हुआ है। और अगर आप उस टाइम पे टोटल सम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो वो कहता है कि वो ऑब्वियसली अगर इस साइड पे होगी तो उसको कैंसिल करने वाली साइड पे भी होगी। तो वो जो टोटल सम है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का उस एटम के लिए अगर आप देखो तो वो ज़ीरो होता है फॉर दिस केस। अब वो कहता है कि जब हम इसको प्लेस करते हैं अंडर द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या ये अपना जो शेप है ये चीज़ ऐसे ही रखता है या उसके अंदर जो है वो कोई चेंजिंग आ जाती है। तो कहते हैं अगर हम कंडक्टर को देखें तो जब हम उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते थे तो इलेक्ट्रॉन जंप करते थे एक एटम से अदर जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता था। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक को हम जो है वो प्लेस करते हैं इन द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उसके केस में आपके पास बेसिकली फोर्स तो अप्लाई होती है ना। फोर्स एक्सटर्नल फील्ड जब आप दोगे चार्ज इसके अंदर है तो इसका मतलब है कि वो जो एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई वाला फार्मूला था उसकी वजह से जो ई हमने दिया है तो इन चार्जेस के ऊपर कोई ना कोई फोर्स जो है वो अप्लाई होनी है। हाँ उस फोर्स के नतीजे में कंडक्टर में करंट मूव करना शुरू कर देता था, इसमें कुछ होता है या नहीं होता अब उसकी तरफ हमारा जो है वो ध्यान जाएगा। तो वो कहता है कि जब हम इसको रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी के अंदर तो मैस माइग्रेशन तो नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन होता क्या है कि जो एटम है ना वो पोलराइज हो जाता है। पोलराइज होने का मतलब क्या है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे फ़र्ज़ किया हमने ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई कर दी तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बेसिकली डिस्टॉर्ट करेगी आपके इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड को। तो होगा क्या कि ये जो स्ट्रक्चर है ना ये अब कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये वो सर्कुलर सी शेप नहीं रहेगी बल्कि अब ये इस तरह से हो जाएगा, और सेंटर जो है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा। जो हमारा क्लाउड है वो इस तरफ को आ गया और हमारा न्यूक्लियस जो है वो इस तरफ को चला गया। ठीक है, जिसकी वजह से हुआ क्या है, अब ये इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो एटम है या हमारा जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था वो पोलराइज हो गया। पोलराइज होने का मतलब क्या है कि एक साइड पे नेगेटिव चार्ज नज़र आ रहा है और एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। तो वो कहता है कि ये पोलराइजेशन जो है वो इसके अंदर हो गई है। पॉजिटिव साइड न्यूक्लियस साइड एक तरफ आ गई है, सेंटर शिफ्ट हो गया है, और जो नेगेटिव साइड है वो दूसरी साइड पे चली गई है। तो वो कहता है ऐसा हर डाइपोल जो है
वो ऑब्वियसली एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा जो न्यूक्लियस से निकलेगी। और होगा क्या कि इस केस में भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस तो कर रहा था, लेकिन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो हमारी एटम की वो क्या थी, वो ज़ीरो थी। लेकिन अब अगर आप इस केस में देखो तो क्योंकि शिफ्ट हो गया आपका जो सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है, नेगेटिव चार्ज एक तरफ को चला गया, पॉजिटिव एक तरफ को चला गया। तो एक तो फील्ड ये थी जो एक्सटर्नली हमने दी थी। अब एक फील्ड वो होगी जो ये इसके इधर होने और इसके उधर होने की वजह से हमारे पास फील्ड क्रिएट हो रही है जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है। ये वाली जो फील्ड है, ये जो फील्ड है ये प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ दिस एटम। ये एक कहता है एक अलग ही फील्ड जो है वो उसके अंदर क्रिएट हो गई है। दिस इंड्यूस्ड फील्ड जो है इसको वो कहता है, हम नाम देते हैं पोलराइजेशन फील्ड का। तो ये निकली है पोलराइजेशन की वजह से, इसलिए हमने इसेंशली उसको जो नाम दे दिया है वो पोलराइजेशन फील्ड का नाम दे दिया है। ये वीक होगी ऑब्वियसली, इसकी निस्बत बहुत ज़्यादा वीक होगी और इन अपोजिट डायरेक्शन होगी टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही इसको डिस्टॉर्ट किया था और उसकी वजह से जो डिस्टॉर्शन की वजह से जो फील्ड निकली वो ऑब्वियसली इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। तो वो कहता है कि इस तरह का जो डायपोल होता है वो डायपोल मोमेंट जो है उसको भी एग्जिबिट करता है। ऑब्वियसली डायपोल है तो डायपोल मोमेंट को एग्जिबिट करेगा। डायपोल मोमेंट होता क्या था कि अगर एक चार्ज ऐसे करके है और इसके दरमियान में कोई फासला है तो हम कहते थे कि जो डायपोल मोमेंट है जो डी है, अगर आपको वो एक्सप्रेशन वो वाला डायपोल वाली एग्जांपल याद हो तो उसके अंदर हमने कहा था कि वो क्यू डी जो है बेसिकली वो फासला जो इन दोनों के दरमियान में है ये पी से सॉरी जाहिर करते थे इसे। जो क्यू डी जो है वो क्यू जो चार्ज है और डी वो जो फासला है इन दोनों के दरमियान में, ये जो है वो डायपोल मोमेंट है। तो वो कहता है कि ये काम जो है वो हो गया। अब अगर ये हमने देख लिया एटॉमिक स्केल के ऊपर, अब वो कहता है अगर हम कहें कि एक हमारे पास बड़ा पीस है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्केल के ऊपर देख रहे हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे एटम्स थे। हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल फील्ड जो है वो उसको इन द विसिनिटी ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड जो है वो हमने रख दिया। तो उसकी वजह से वो कहता है क्या होगा कि अंदर इसके जितने एटम्स थे वो सारे के सारे जो हैं वो पोलराइज हो जाएंगे। तो अगर हम उन एटम्स को बनाएं इस तरह से बनेंगे। अब वो है वो सारे के सारे एटम्स जो इसके अंदर थे जो इस विसिनिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए, उन्होंने उन सारे के सारे जो हैं उन्होंने अपने आप वो पोलराइज हो गए, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सब के अंदर जो है वो ये हिसाब किताब हो गया और वो अरेंज हो गए एक लीनियर शेप के अंदर। और ये शेप जो है ये ऑब्वियसली क्यों है, ये शेप है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लिया है जिसकी वजह से अगर आप देखो तो यहाँ पे नीचे वाली साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको इलेक्ट नेगेटिव चार्जेस का वो नज़र आएगा। और अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर वाली साइड पे आपको पॉजिटिव चार्जेस का जो एक कलेक्शन है, जो एक इकट्ठा सा है वो आपको नज़र आएगा। तो ऊपर पॉजिटिव सरफेस आ गई, ये इसको आपने कह दिया ये पॉजिटिव सरफेस बन गई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, और ये आपके पास जो है वो नेगेटिव सरफेस बन गई है। अब वो कहता है कि ये काम, ये पोलराइजेशन जो है वो तो हो गई। कुछ मटेरियल्स वो कहता है ऐसे होते हैं जो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से पोलराइज हो जाते हैं जैसे हमने ये सारे का सारा जो सिलसिला भी मेंशन किया। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। जैसे नॉन पोलर मटेरियल, अगर आप इधर देखो, ये अगर एक नॉन पोलर मटेरियल होता तो एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते तो ये इस तरह से अरेंज कर लेता अपने आप को। लेकिन जैसे ही ये एक्सटर्नल फील्ड हम यहाँ से रिमूव करते ये वापस इस सिचुएशन में चला जाता और ऊपर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव नीचे चार्ज आया था ये दोबारा से गायब हो जाता, ये न्यूट्रलाइज हो जाता। जो ऐसे मटेरियल हैं उनको हम नॉन पोलर मटेरियल कहते हैं कि ये जो मटेरियल हैं ये दे डू नॉट हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट्स और दे आर ओनली polarized due to the presence of any external electric field, and as soon as that electric field is terminated the molecule returns back to its unpolarized state। ये चीज़ हम जो है वो हमने ये बात की। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जैसे हमने वाटर का हमेशा पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर। तो वाटर टाइप जो मटेरियल्स हैं वो आपको पता है कि वो कॉन्स्टेंटली जो है वो अ, उनके ऊपर एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होती है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज इनके अंदर हमेशा ही रहता है। तो जो ऐसा मटेरियल होता है जो पोलर मटेरियल है जिसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट है,
जब हम उसको प्लेस करते हैं इन द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता है, उनके डायपोल मोमेंट्स के अंदर कोई चेंज नहीं आता। हाँ, अलबत्ता अगर इस तरह से एक पानी का टैंक पड़ा हुआ है और उसमें जो है वो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो है इस तरह से, और किसी जगह पे एच इस साइड पे होगा, ओ इस साइड पे होगा, फिर एच इस साइड पे होगा, इस तरह से होगा, मतलब रैंडमली प्लेस्ड होंगे। और जैसे ही हम जो है वो इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको देंगे, तो ये रीअरेंज कर लेंगे अपने आप को, ये रीअरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस तरह से अरेंज कर लेंगे कि पॉजिटिव साइड जो है वो उसकी नीचे आ जाए और नेगेटिव साइड जो है वो उसके ऊपर चला जाए। अपने आप को उस अरेंजमेंट में ले आएंगे, और जैसे ही आप फिर दोबारा इसको ख़त्म करोगे, इनकी अरेंजमेंट फिर दोबारा से रैंडम हो जाएगी, लेकिन जो डायपोल मोमेंट है वो परमानेंट उसके अंदर जो है वो रहेंगे। तो अगर उसके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट है तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आने वाली एक फील्ड जो है, एक वो जो वीक फील्ड थी जो यहाँ पे सिर्फ क्रिएट हुई थी फॉर द टाइम बीइंग, जब पोलराइज स्टेट के अंदर गया था, वो जो फील्ड है वो पोलराइजेशन फील्ड जो थी बेसिकली, जो अगर आप इधर देखें तो वो इस तरह से होगी और इधर देखें तो इस तरह से होगी। ये फील्ड यहाँ पे जो है वो हमेशा रहती है, बट इन द एब्सेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ये सारी की सारी जो पोलराइजेशन फील्ड्स हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं, लेकिन जब आप इसको प्लेस करते हो तो ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे वो कैंसिलेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस वक्त पे नेट डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो होता है जब रैंडम कंडीशन होती है। तो वो कहता है कि ये जो अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है कि पहले जब हम एक चीज़ को लेके चलते थे तो हम हमारे जहन में होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है फॉर कंडक्टर्स केस वो एक ही है जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दी है। लेकिन अब इसके केस में वो कहता है कि जो फ्लक्स है अगर हम इसको प्लेस कर देंगे किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंडर, और ये पोलराइज हो जाएगी और इसके अंदर एक पोलराइजेशन फील्ड जो है वो भी उसके अंदर कार फरमा होगी, तो इसका मतलब है कि हमें उसको भी अपनी कैलकुलेशंस के अंदर जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फॉर कंडक्टर्स हमने जो अमूमन बात की थी कि जो फ्लक्स होता है वो हमारे पास, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कि जो फ्लक्स होता है हमारे पास वो अमूमन जो है उसको हम लिख देते हैं कि वो हमारे पास होता है एप्सिलॉन ई, ठीक है। और ई क्या है, जो एक्सटर्नल फील्ड है जो हमने दी हुई है। लेकिन वो कहता है अब क्योंकि ये केस सामने आ गया है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर हमारे पास पोलराइजेशन हो गई है और एक और फील्ड है जो इट हैज़ कम इनटू प्ले, तो इसका मतलब है जो फ्लक्स होगा वो सिर्फ वो नहीं होगा जो एक्सटर्नल की वजह से होगा, बल्कि एक और फ्लक्स भी होगा जो ड्यू टू दिस मटेरियल इसके अंदर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा हुई है, पोलराइजेशन फील्ड जो पैदा हुई है, वो भी जो है वो कार फरमा होगा, वो भी दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इनटू द कैलकुलेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नॉट ओनली ड्यू टू external electric field here, but it is also due to the polarization field। तो वो कहता है कि इसके केस के अंदर हम फिर क्या करते हैं, हमें ये जो फ्लक्स वाली इक्वेशन है हमारी d इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन ई वाली, इसको वो कहता है कि हमें जो है वो मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई कैसे करना पड़ता है, कि वो कहता है जो d है इट इज़ नाउ not only consists of epsilon e but also consists of p, और p यहाँ पे क्या है, p हमारे पास पोलराइजेशन फील्ड है। तो इसको भी वो कहता है हमें कैलकुलेशंस के अंदर जो है वो ऐड अप करना पड़ेगा। अब अगर वो कहता है कि हमने ऐड अप तो कर लिया, इसको बड़ी आसानी से लिख लिया, लेकिन इन ऑर्डर टू इंक्लूड दिस इनटू आवर कैलकुलेशंस वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन फील्ड टू। तो वो कहता है हमें देखना पड़ेगा कि जो वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन फील्ड है उसको हम किस तरह से एनालाइज करें। अब वो कहता है कि पोलराइज हो गए, ये हमारे पास डिस्टॉर्ट हो गया, और डिस्टॉर्ट होने की वजह से फील्ड आई जिसको हमने पोलराइजेशन फील्ड बोल दिया यहाँ पे पी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टॉर्शन थी दिस वाज ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, एंड द पोलराइजेशन फील्ड इज़ आल्सो ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड। इसका मतलब ये है कि जो पोलराइजेशन फील्ड है आपकी दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाई की थी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज़्यादा होगी एक दूसरे से, ये इसकी डिस्टॉर्शन उतनी ज़्यादा होगी, ये एक दूसरे से उतना दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन फील्ड जो है वो हमारे पास पैदा होगी। तो इसका मतलब है कि पोलराइजेशन फील्ड जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव अप्लाइड। तो वो कहता है कि इसके केस में जो है हमने क्योंकि अजम्पशन ली हुई है कि हमारे जो मटेरियल्स हैं वो लीनियर हैं, आइसोट्रॉपिक हैं, होमोजीनियस हैं, तो वो कहता है एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करें और जो हमारी पोलराइजेशन फील्ड निकले वो उस डायरेक्शन में
मतलब उसके मुताबिक ना हो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन वो कहता है कि वो होता है एनाइसोट्रॉपिक मटेरियल्स में। लेकिन हमारी क्योंकि एजम्पशन यही है कि हमारे सारे मटेरियल्स आइसोट्रॉपिक हैं अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, तो वो कहता है कि हम इसी को लेके चलेंगे कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी E के। तो अगर हम P को ये इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट करना चाहें, तो वो कहता है इसके दरमियान में जो एक चीज़ हमारे पास आएगी उसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे, जो एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे आई। यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आई, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो ऑब्वियसली, क्योंकि ज़्यादातर इसके दरमियान में जो मटेरियल मीडियम होता है वो हमारे पास फ्री स्पेस होता है, तो एक तो आ गया एप्सिलॉन नॉट, और दूसरी जो चीज़ आई ये आ गई साई ई। इसको वो कहता है कि ये क्या है, ये बेसिकली आपके पास इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या है? ससेप्टेबल हम कहते हैं कि एक चीज़ कितना ससेप्टेबल है। प्रोन, प्रोन एक अच्छा जो है वो इसका सिनोनिम है, प्रोन। यानी कि जब आप इसको किसी मटेरियल को आप इन द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो, तो वो वल्नरेबिलिटी उसकी कितनी है उस इलेक्ट्रिक फील्ड से, वो कितना वल्नरेबल है। क्या थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से वो ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है, या वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड है, उसके केस में उसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो ऑब्वियसली कम होगी। तो वो कहता है कि ये भी एक चीज़ है जो मटेरियल स्पेसिफिक है, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के तौर पे इसके अंदर जो है वो हमारे पास आएगी। तो वो कहता है कि हमारे पास जो पी की जो वैल्यू है वो हमने इस तरह से इसके अंदर लिख ली। तो अगर हम कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इसके केस में क्या है, तो हम इस तरह से अब हम इसको लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट ई, और आ गया ई एक्सटर्नल, ये भी ई एक्सटर्नल है और ये भी एक्सटर्नल है। ठीक हो गया। तो इसके केस के अंदर वो कहता है कि एप्सिलॉन नॉट और ई ये दो चीज़ें कांस्टेंट है, उसने बाहर ले लिया और अंदर आपके पास ये हिस्सा बचा। ठीक है, तो अगर आप इसको कंपेयर करो अपनी पुरानी एक्सप्रेशन से, तो आप कह सकते हो कि जो एप्सिलॉन है फॉर डाइलेक्ट्रिक्स केस, तो उसके अंदर वो कहता है जो एप्सिलॉन है वो बराबर होगा एप्सिलॉन नॉट प्लस 1/, एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वो कहता है ये हमारे पास अब जो मॉडिफिकेशन है परमिटिविटी की फॉर डाइलेक्ट्रिक्स केस, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में जो परमिटिविटी है दैट इज़ नॉट जस्ट द परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, बट इट आल्सो हैज़ टू इंक्लूड द ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी देखें तो वह हम देखते थे कि परमिटिविटी ऑफ दैट मटेरियल रिलेटिव टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी निकालें फॉर डाइलेक्ट्रिक्स केस, तो वो हमारे पास निकलेगी ये इस तरह से डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एक दूसरे को कट जाएगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी के केस में जो होगी वो सिर्फ ससेप्टिबिलिटी 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल वो हमारे पास निकलेगी। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को जो है वो हमने अपने जहन के अंदर हमेशा रखना है कि जो जब भी हम डायलेक्ट्रिक्स के साथ डील कर रहे होंगे, तो फॉर दैट केस जो हमारी फ्लक्स की कैलकुलेशन है उसके अंदर वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट द वैल्यू ऑफ पोलराइजेशन फील्ड टू। ठीक हो गया। तो इसमें वो कहता है एज मेंशन्ड अर्लियर इट इज़ कन्वीनियंट टू कैरेक्टराइज द परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल रिलेटिव टू दैट ऑफ द फ्री स्पेस। तो इसके केस में फ्री स्पेस इस तरह से होगी। कंडक्टर्स के केस में वो कहता है रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो अमूमन 1 के करीब होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो एयर का है वो 1.006 होता है, जो डिक्रीज़ करता है एल्टीट्यूड के साथ, उसमें एक्सेप्शंस होती हैं, उसको हम अभी छोड़ देते हैं। तो हमने कहता है अभी तक हमने ये देख लिया, हमने जो जो सारी स्टडी की इसके अंदर एक बहुत बड़ी एजम्पशन हमारी ये थी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इट हैज़ नो लिमिट सो फार। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? वो ये कहता है कि यहाँ पे अगर आप देखो, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की और ये जो है वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो गया। अब कोई भी डाइलेक्ट्रिक होगा ना, उसकी कोई ना कोई लिमिट होती है जिसके ऊपर जब तक वो आपकी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बर्दाश्त करता है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाओगे, ये डिस्टॉर्ट होता जाएगा, उसके ऊपर फोर्स जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन इंक्रीज होती जा रही है, ये फासला आपस में बढ़ता जा रहा है।
और ये ऐसा नहीं होता कि आप जितनी मर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। एक ऐसा एक ऐसा मौका जो है वो आएगा जिसके ऊपर आपकी ये फील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ये फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि एट दैट पॉइंट ये जो आपके पास बाउंड था इस न्यूक्लियस की वजह से, जो आपके सारे इलेक्ट्रॉन बाउंड थे, दिस स्ट्रक्चर विल इटसेल्फ कोलैप्स। ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये इतनी ज़्यादा फोर्स हो जाएगी कि ये इसको ओवरकम कर जाएगी और उसकी वजह से जो है ये स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फरार हो जाएंगे, ये अपने आप को आज़ाद कर लेंगे फ्रॉम दी रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियस। और एट दैट टाइम जो स्ट्रक्चर ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक है वो कम्प्लीटली तबाह हो जाएगा, वो आयनाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करना शुरू कर देंगे और कंडक्शन स्टार्ट कर देंगे। ये जो जगह है वो जो लास्ट वैल्यू है जहाँ तक बर्दाश्त कर सकता है आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो जो एक ख़ास वैल्यू है उसका नाम आपने हमेशा याद रखना है, वो होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो मेंशन्ड होती है मटेरियल्स के लिए। जैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर जो है वो 3 मेगा वोल्ट पर मीटर इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है एयर की। यानी कि अगर आप 1 मीटर एयर लो, उसके ऊपर 3 मेगा वोल्ट जो है वो आप उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही हो, 3 मेगा वोल्ट तक वो बर्दाश्त करेगी। जैसे ही 3 मेगा वोल्ट से ऊपर होता है स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो छोड़ देंगे और एज ए रिज़ल्ट कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्ट हो जाएगी, जिसको आप आर्किंग बोलते हो। अगर आपको याद हो तो आपने कहीं आर्किंग देखी होगी जिसमें ऐसे करके एयर में से जो है वो करंट फ्लो कर रहा होता है। आर्किंग फिनोमिना का सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आपके पास क्या होती है, क्लाउड पे जो लाइटनिंग होती है। अगर आप देखो तो लाइटनिंग बेसिकली हो कैसे रही है, वो एयर आयनाइज हो रही है। होता क्या है कि जो क्लाउड्स हैं आपके पास उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, स्टैटिक चार्ज इनके ऊपर होता है। अब दो क्लाउड्स हैं जो आसमान में लाइटनिंग आपको नजर आती है, दो क्लाउड्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और वो दोनों एक दूसरे के करीब है, ये है इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग भी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये एक दूसरे, ऑब्वियसली यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस है जो क्रिएट हो रहा है। वो कहता है जी इसके ऊपर जो है वो चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है होता रहता है होता रहता है, यहाँ तक कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 मेगा वोल्ट पर मीटर से ज़्यादा हो जाता है। एट दैट पॉइंट जो स्ट्रक्चर ऑफ एयर है इन बिटवीन दिस क्लाउड्स दैट कोलैप्स और एज ए रिजल्ट एयर आयनाइज होती है और करंट जो है वो फ्लो करता है बड़ी तेज़ी से, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाते हैं और करंट इधर से उधर जाता है और एज ए रिज़ल्ट जो है ये दोनों क्लाउड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और ये जो लाइटनिंग का फ्लैश है ये हमें नीचे ज़मीन पे नज़र आता है। और इसको बेसिकली आर्किंग बोलते हैं कि ये एयर आयनाइज हुई है, एयर आयनाइज होने की वजह से स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ है और जो हमारी कंडक्शन है वो स्टार्ट हो गई है। यही आर्किंग फिनोमिना आपको स्विचेस के अंदर, डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है वो इस तरह से वो भी नज़र आता है। तो ये सबसे बड़ी जो है वो एक एग्जांपल है डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन की। जब ये चीज़ हो जाती है ना तो आप बोलते हो कि आपका जो मटेरियल है दैट हैज़ अंडरगॉन डाइलेक्ट्रिक द फिनोमिना ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। ठीक है, तो ये चीज़ कहता है डिपेंड करती है कि ये जो 3 मेगा वोल्ट पर मीटर है ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस के ऊपर है, एसटीसी के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो कहता है अगर नमी ज़्यादा होगी तो कम के ऊपर कम वोल्टेज के ऊपर भी जो है वो आयनाइजेशन अकर हो सकती है। टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमिडिटी के ऊपर, मटेरियल कंपोजिशन के ऊपर, इस तरह से। तो माइका जो बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक है उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 200 मेगा वोल्ट पर मीटर इस तरह से ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस होती है। तो ये जो है वो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का फिनोमिना समझ आ गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है उस चीज़ की समझ आ गई, फ्लक्स कैलकुलेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स वो किस तरह से हम करते हैं उस चीज़ की समझ आ गई। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशंस की तरफ मूव करेंगे। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम टू आस्क योर क्यूरीज इन इंटरेक्टिव सेशन। थैंक यू सो मच।